आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिव्येंदु जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल के रहने वाले दिव्येंदु जी बताते हैं कि बात आज से करीबन 19 साल पुरानी है। उन दिनों मैं अपने शहर के ही एक कोल माइन में काम किया करता था। चूँकि अभी मैंने ये काम नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे इस काम के बारे में उतना कुछ मालूम नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ भी ना पता हो। इन थोड़े बहुत दिनों में मैं थोड़ा बहुत तो जान ही गया था, और अगर कोई बात मुझे समझ नहीं आती तो मैं उस बारे में अपने दोस्तों से पूछ लिया करता था। खैर उस दिन भी मैं अपने घर पर ही था। चूँकि आज से मेरी नाइट शिफ्ट चालू हो रही थी तो मैं नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सो गया ताकि रात में ड्यूटी करते वक्त मैं बिल्कुल जोश में रहूं। सोने से पहले मैंने अपना सेल फोन चार्जिंग पर डाल दिया। शाम के करीबन 7 बजे के आसपास मैं घर से चाय पीकर और टिफ़िन में रात का खाना लेकर घर से निकल गया। वैसे तो ये मई का ही महीना चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, या फिर सिर्फ मेरे को ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। खैर अच्छी बात तो ये थी कि मैं बाइक चला रहा था, जिस वजह से सामने से आ रही ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छा महसूस करवा रही थी। मेरे साथ मेरे बहुत से दोस्तों की भी आज नाइट ड्यूटी लगी थी, तो मेरे लिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। बाइक चलाते हुए जब मैं उस जंगल से घिरे रास्ते पर पहुंचा तो अभी तक तो वो रास्ता पर इक्का दुक्का लोग टहलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मगर ऐसा कहा जाता है कि रात हो जाने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। खैर मैं इन सब बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर में मैं कोल माइन के पास पहुंच गया और अपनी बाइक वहीं स्टैंड पर लगाकर कपड़े चेंज कर लिए और अपने दोस्तों के साथ काम पर लग गया। माइन के भीतर दिन और रात में कोई फर्क नज़र ही नहीं आ रहा था। रात के वक्त भी माइन दिन की तरह ही अंधेरे में डूबी हुई थी। अब हम लोगों को माइन में काम करते हुए काफ़ी वक्त हो चला था। रात के करीबन 10:30 बजे के आसपास हम लोग माइन से बाहर निकले खाना खाने के लिए, और हाथ मुंह धोकर अपना अपना टिफ़िन खोला। खाने का एक निवाला भी अभी मेरे गले से नीचे उतरा तक नहीं था कि इसी बीच मेरे सेल फोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो घर से फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने मेरी वाइफ थी, जिसने बताया कि मंटू यानी मेरे बेटे की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है, इसलिए वो मुझे घर आने को बोल रही है। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और अपनी जगह पर से उठकर खड़ा हो गया। मैं और वक्त ना जाया करते हुए सीधे मालिक के पास गया और उन्हें पूरी बात बताकर घर जाने के लिए निकल गया। बाइक चलाते हुए मैं यही सोच रहा था कि सुबह तक तो मंटू बिल्कुल ठीक था, तो फिर अचानक ही उसकी तबीयत नासाज कैसे हो गई। देर रात होने की वजह से रास्ते पर चहलकदमी ना के बराबर थी। एक आध गाड़ियाँ ही बीच बीच में मेरे बगल से गुजर रही थी। कोल माइन से मेरा घर अंदाजन 6 से 7 किलोमीटर ही दूर होगा। वैसे तो आमतौर पर मेरी बाइक ठीक ही चलती थी, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे बाइक के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरी बाइक बार बार पिकअप छोड़ दे रही थी। अगले 5-6 मिनटों में वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार मेरी बाइक एक जगह पर बंद हो ही गई। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद 4-5 किक में बाइक स्टार्ट भी हो गई। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आज ये बाइक को क्या हो गया है। ना जाने क्यों मुझे अंदर ही ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे यहीं रोकना चाह रहा हो। यहीं कोई 3 से 4 मिनटों के बाद मैं उस जंगल से घिरे रास्ते पर पहुंचा तो सचमुच लोगों के बताए मुताबिक वो रास्ता दूर दूर तक खामोशी के गिरफ्त में था। यहाँ तक कि सिवाय मेरे और मेरी बाइक के
उस रास्ते पर ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। उस रास्ते की खामोशी को चीरते हुए मेरी बाइक अभी आगे बढ़े जा रही थी कि इतने में ही मुझे एक आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस आवाज़ को सुनकर एक बार को तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम की और पीछे पलटकर देखने लगा कि वो आवाज़ आखिर है किसकी। अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाने पर मुझे कोई नहीं दिखा, मगर अब भी वो आवाज़ मेरे कानों में बराबर आ रही थी। पर दूसरे ही पल मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, ये सोचकर कि यहाँ इतनी रात गए रुकना सही नहीं होगा। अभी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच मुझे सामने सड़क पर एक औरत खून से लथपथ हालत में गिरी हुई दिखी। ये देखकर मैंने अपनी बाइक वहीं रोक दी और बाइक से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उस औरत की तरफ बढ़ते हुए मैंने एक बात नोटिस करी कि मैं जितना उस औरत के करीब जा रहा था उतना ही रोड पर फैला उसका खून सूखे जा रहा था। हद तो तब हो गई जब उसका खून रोड पर से पूरी तरह से गायब हो गया और साथ ही उसका जख्म भी। ये देखकर मैं समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं वापस अपने कदम पीछे लेने लगा। मैं अभी बाइक की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो औरत एकदम से उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथों को मेरे गले में पकड़ लिया और साथ ही एक भयानक सी आवाज में कहा, मैंने मदद मांगा था तुमसे। मेरी आधी जान तो उसके इस भयानक आवाज से ही निकल चुकी थी और बची कुची जान उसके डरावने चेहरे ने निकाल दी। अब तक मैं खुद को तकरीबन मरा हुआ मान चुका था, तभी तो मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था कि इसी बीच मेरा फ़ोन बज उठा। मगर पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन बजते ही उस औरत ने मेरा गला छोड़ दिया और वहाँ से 2 कदम पीछे चली गई। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन की रिंगटोन में हनुमान चालीसा था। थोड़ी ही देर में वो औरत हवा में धुआं हो गई, जिसके साथ ही मैं बाइक भगाकर सीधे घर पहुंचा तो मंटू को तेज बुखार आ गया था। उस वक्त तो मैंने घर पर किसी को ये बात नहीं बताई। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने घर के सारे फ़ोन्स में हनुमान चालीसा वाला रिंगटोन लगा दिया है। तो दोस्तों, ये थी दिव्येंदु जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।